आर टूडेज टॉपिक इज स्टोक्स थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रीन्स थ्योरम की थी, सरफेस इंटीग्रल किया था, कैसे इवेल्युएट किया जाता है, और वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे इवेल्युएट किया जाता है। हमें इन थ्योरम्स के प्रूफ नहीं करने हैं, सिर्फ इनको अप्लाई करना है इवेल्युएट करने के लिए। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर एस एक ओपन सरफेस है विच इज बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व सी एंड एफ क्या है, f1i प्लस f2j प्लस f3k, ये f जो है ये एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, देन दिस लाइन इंटीग्रल f डॉट dr along the curve c is equal to surface integral। सरफेस इंटीग्रल का मतलब ऑटोमेटिकली डबल इंटीग्रल है, यहां जब s लिख दिया तो कर्ल ऑफ f डॉट n कैप ds कुछ भी हो सकता है, ये dx dy dz dz dx, ठीक है। अब ये n कैप क्या है, दिस n कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, दिस n कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो हम जहां पर भी इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। मैंने क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, मैंने मैथमेटिकल इंटीग्रल लिख दिया है, बट आप ये पूरी की पूरी थ्योरम लिखोगे कहीं पर भी जहां पर भी यूज होती है, जैसे ग्रीन्स थ्योरम में भी बताया था मैंने। क्वेश्चन कैसे आता है, या तो वेरीफाई करनी आती है थ्योरम, या यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, कुछ भी आ सकता है। हम दोनों तरह के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर पॉइंट फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आई माइनस 2xyj टेकन अराउंड अ रेक्टेंगल, taken around a rectangle bounded by the lines x is equal to plus minus a, y is equal to 0, y is equal to b। अब जो भी बनेगी इससे, हमारे पास जो भी फिगर बनेगा इससे, उसकी बाउंड्री तो कर्व C कहलाएगी और वो पूरा का पूरा सरफेस S कहलाएगा। क्या बनेगा, x इज इक्वल टू a, रेक्टेंगल बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस a, y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो ये एक रेक्टेंगल बन गई। डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा दी। ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो जो बाउंड्री है सी क्या है, कर्व सी इज दिस कर्व, दिस 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 बाउंड्री ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट इज डी ए बी बी सी सी डी। और सरफेस कौन सा है, ये पूरा सरफेस जो है वो रेक्टेंगल सरफेस है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, देखो मैंने यहाँ डबल इंटीग्रल लिख दिया, अगर सिंगल भी लिखोगे नीचे एस लिखा हुआ है, दैट इज अंडरस्टूड कि वहां पर डबल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम। एफ डॉट डी आर अलोंग दी कर्व सी, सी क्या है ए बी सी डी, इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस। आपको वेरीफाई करना है, यानी आपको लाइन इंटीग्रल भी इवेल्युएट करना है, आपको सरफेस इंटीग्रल भी इवेल्युएट करना है। अब जब मैं लाइन इंटीग्रल की बात करती हूं तो मैं कौन सी बाउंड्री की बात कर रही हूं, ये वाली बाउंड्री। अब ये लाइन इंटीग्रल मेरे पास 4 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसकी बाउंड्री 4 लाइंस में डिवाइड है, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो दिस लाइन इंटीग्रल विल बी सम ऑफ 4 इंटीग्रल, पहला अलोंग ए बी, फिर अलोंग बी सी, फिर अलोंग सी डी और फिर अलोंग डी ए। बाद में हम इसकी राइट हैंड साइड पे आते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखो एफ डॉट डी आर ए बी सी डी इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, एफ डॉट डी आर में हमने क्या बना दिया, f1 dx प्लस f2 dy। f क्या था, f क्या था हमारे पास, f देखो ये था, k वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो जब डॉट dr करेंगे तो डॉट dxi प्लस dyj प्लस dz के वाली तो कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें k वाली टर्म ही नहीं है। तो x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dx माइनस 2xy dy along AB प्लस along BC प्लस along CD प्लस along DA। अब आपको वही जैसे हम लाइन इंटीग्रल सॉल्व करते थे, along AB क्या है, along BC क्या है, along CD क्या है, along DA क्या है। AB क्या थी, what was AB, x is equal to a, x is equal to a मतलब dx is equal to 0। और y कहां से कहां वेरी करेगा, यहां पर y किस पे है, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे y क्या होता है 0,
कहां तक वेरी करेगा, बी तक। बी पे y क्या है, b, तो 0 से b। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू बी। y इज इक्वल टू बी मतलब dy इज इक्वल टू 0। तो x कहां से कहां वेरी करेगा, b से c। b पॉइंट पे x क्या है, b पॉइंट पे x a, c पॉइंट पे x माइनस a से माइनस a, ऐसे ही सी डी, ऐसे ही डी ए। पुट कर दिया सारा। अब वही लाइन इंटीग्रल की तरह इसको सिंपली सॉल्व कर लिया और ये सब कुछ कैंसल आउट जो भी हो रहा है ओके, हमारे पास आ गया -4ab²। -4ab²। ये एक लाइन इंटीग्रल सॉल्व हुआ है हमारे पास। अभी हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तभी तो वेरीफाई होगी। वेरीफाई कब होगी, जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो अभी हमने एक पार्ट सॉल्व किया है और एक पार्ट हम अब सॉल्व करेंगे। देखो क्या था, राइट हैंड साइड क्या थी, कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस। कर्ल ऑफ एफ निकाल लिया पहले, ये आ गया। अब एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, सरफेस क्या था, सरफेस थी रेक्टेंगल, कौन से प्लेन में, एक्स वाई। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। के कैप हमेशा आउटवर्ड लेना है, आउटवर्ड। जेड एक्सिस कहाँ आएगी, यहाँ, तो यही तो आउटवर्ड होगा। ये आउटवर्ड होगा तो के कैप हो गया। अगर के कैप हो गया तो क्या बन गया हमारे पास, देखो -4y के कैप डॉट के कैप dx dy। अब इस सरफेस के अंदर x कहां से कहां वेरी कर रहा है, -a से a। y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से। बस अब इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर लो सिंपल डबल इंटीग्रल की तरह। ये भी सॉल्व करके क्या आ गया, -4ab²। तो स्टोक्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। ओके, नाउ वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन ऑन स्टोक्स थ्योरम। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड। कुछ वेक्टर फील्ड सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह। वहां x² + y² था, यहाँ x² - y² है। I + 2xyj over the box bounded by planes x is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0, y is equal to b, z is equal to 0, z is equal to c, if face z is equal to 0 is cut। अब की बार हमारे पास सरफेस क्या है, सरफेस एक बॉक्स है विच इज बाउंडेड बाय द प्लेन्स। x इज इक्वल टू 0 मतलब yz प्लेन, y इज इक्वल टू 0 xz प्लेन, यानी कि एक तरह का क्यूबॉइड बनेगा ये। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू c। ये एक क्यूबॉइड बन गया। इफ द फेस z इज इक्वल टू 0 इज कट, उसका एक फेस हमने निकाल दिया। एक क्यूबॉइड के टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6, जो चॉक बॉक्स होता है, उसका एक फेस हटा दो, कितने फेस रह गए, 5। किस तरह से बनेगा इसका डायग्राम देखो। x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, z इज इक्वल टू c। ये एक क्यूबॉइड बन गया। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 इज कट। z इज इक्वल टू 0 मतलब xy प्लेन वाला ये वाला फेस कट कर दिया, ये वाला फेस नहीं है। टोटल कितने फेसेस बच गए, 5। कौन कौन से, देखो एक जो बिल्कुल इसके पैरेलल है ये, दूसरा ये xz प्लेन में है जो, तीसरा जो इसके पैरेलल ये रहा, चौथा ये, और 5th वन इज दिस, ये किसके पैरेलल है, इसके। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी जब हम इसका सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से कंप्लीटली। अब अगर इस पे स्टोक्स थ्योरम लगाते हैं तो f डॉट dr इज कर्ल ऑफ f डॉट एन ds, यही बनता है। देखो ये तो हम इवेल्युएट कर लेंगे अभी सरफेस के अकॉर्डिंग। पूरे सरफेस S को हम 5 सरफेसेस में डिवाइड कर देंगे, जैसे लाइन इंटीग्रल को डिवाइड करते हैं अलग अलग कर्व्स में, और पांचों सरफेस के अलोंग इवेल्युएट करके सरफेस इंटीग्रल निकाल देंगे। लेकिन लाइन इंटीग्रल कैसे निकालें, इसके अंदर कहां से कर्व लेके जाए, नहीं है ना पॉसिबल। तो अब लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने एक थ्योरम और पढ़ी थी, वो क्या थी, ग्रीन्स थ्योरम। मैंने वो लगा दी यहाँ पे,
क्योंकि जब मैंने इसका एफ डॉट डी आर फाइंड आउट किया ना, वो क्या बन गया देखो, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई। और ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल टू करली साई बाय करली एक्स माइनस करली फाई बाय करली वाई डी एक्स डी वाई। और इसमें x कहां से कहां तक है, 0 से a, y कहां से कहां तक है, 0 से b, तो 0 से a 0 से b। और देखो सिंपल डबल इंटीग्रल हो गया, सॉल्व करके आ गया 2ab स्क्वायर। मुझे किसी अलग कर्व के अलोंग इवेल्युएट ही नहीं करना पड़ा, मैंने सीधा ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर दी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी सॉल्व हो गई। अब वेरीफाई करने के लिए राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके यही आनी चाहिए। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मैंने इस पूरे सरफेस S को 5 सरफेसेस में डिवाइड किया। देखो कैसे। अच्छा, 5 सरफेसेस में डिवाइड करने से पहले मैंने कर्ल F निकाल लिया, क्योंकि ये तो हर सरफेस का अलग अलग निकलेगा। मेरे पास कर्ल F आया सॉल्व करके 4yk। राइट हैंड साइड बन गई S कर्ल ऑफ F डॉट एन डी एस। ठीक है, अब इस सरफेस को देखो मैंने 5 सरफेस में डिवाइड किया। टोटल 6 फेसेस होते हैं, एक फेस कट है इसलिए 5 सरफेसेस। S1 कौन सा सरफेस है, S1 इज OCDG, OCDG, ये वाला सरफेस कौन से प्लेन में है, YZ प्लेन में। YZ प्लेन में x क्या होता है, 0। YZ प्लेन में x क्या होता है, 0। और इसका नॉर्मल वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस की। इसका नॉर्मल डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस की। और अगर इसका नॉर्मल वेक्टर x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, मुझे आउटवर्ड लेना है। अगर मैं इधर जाऊंगी तो मैं सरफेस के अंदर आ रही हूं, आउटवर्ड लेना है तो मुझे उधर जाना है। तो इसके अंदर n कैप क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। OCDG के अंदर n कैप जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आई कैप के। अब इसी तरह से मैंने क्या किया, ये जो OCDG था ना, अगर इस सरफेस को उठा के थोड़ा सा पैरेलली में मूव कर दूं एट एक्सिस, इस सरफेस को उठाकर अगर हम मूव कर दें एट एक्सिस इक्वल टू a, तो ये वाला सरफेस बन गया ABEF। ABEF है क्या, यही का यही सरफेस बट मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू a। यानी प्लेन तो वही है, कौन सा प्लेन है, YZ, लेकिन इस केस में आउटवर्ड, क्योंकि इस सरफेस की बात करें, इधर जाएंगे तो इनवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड I। तो n कैप क्या हो जाएगा इस केस में, I। बट x इज इक्वल टू 0 की बजाय यहां x इज इक्वल टू a हो जाएगा, क्योंकि सेम सरफेस को अगर मैं x इज इक्वल टू a मूव कर दूं थोड़ा सा पैरेलल, तो हमारे पास ये सरफेस बन जाता है। 2 सरफेस सॉल्व हो गए। तीसरा FEGD, DG, ये सरफेस बताओगे कौन सा है, दिस इज नथिंग बट दिस मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस z इज इक्वल टू c। इस वाले सरफेस को अगर z इज इक्वल टू c मूव कर दूं, ये वाला सरफेस कौन से प्लेन में, xy, तो ये भी xy बट मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस z इज इक्वल टू c। तो xy प्लेन z इज इक्वल टू c, तो n कैप क्या हो जाएगा, k कैप, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल लेना है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, k कैप आ जाएगा। चौथा हम ले रहे हैं AOGF, किसमें है, XZ में। XZ में y क्या होता है, 0। इसका जब आउटवर्ड लूंगी माइनस j, और इसी को अगर मैं y इज इक्वल टू बी मूव कर दूं, ये वाले पूरे को उठा के मूव करके यहां ले आऊं, कितना मूव हो गया, y इज इक्वल टू बी। प्लेन तो वही का वही है, xz उसी के पैरेलल है, बट y इज इक्वल टू बी मूव कर गया, और इसका आउटवर्ड इस डायरेक्शन में j बन जाएगा। देखो 5th वाले का क्या बन गया, अब सब कुछ पता है, अब यहां पुट कर दो। अब देखो हमारे पास कर्ल F में सिर्फ k कैप था, कर्ल F में सिर्फ k कैप था, k कैप की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी, तो 3 सरफेस के केस में तो सीधा इंटीग्रल जो है वो 0 आ गया। सिर्फ इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में n कैप इज इक्वल टू k कैप है, तो k कैप डॉट k कैप क्या हो गया, 1 हो गया।
और क्योंकि dx dy है, x कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 से a, y कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 से b। इन द सेम वे इस केस में भी n जो है वो j कैप है, j कैप डॉट k कैप 0 होता है, तो ये वाला इंटीग्रल भी 0 हो गया, सिर्फ इतना बच गया। इसको सॉल्व कर लिया तो वही आ गया 2ab²। तो इसका मतलब सेम आ गया, तो स्टोक्स थ्योरम क्या होगी, वेरीफाई होगी। एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं यहां पर, वेरीफाई नहीं करना है, यूज करके इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। यूज स्टोक्स थ्योरम टू इवेल्युएट इंटीग्रल दिस। ध्यान से देखो, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, यानी f डॉट dr। f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, यानी f डॉट dr हो गया, वेयर c इज द बाउंड्री ऑफ अ ट्राइंगल with vertices 2 0 0 0 3 0 0 0 6। अगर ये f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz है तो f क्या बनेगा, x प्लस वाई आई प्लस 2x माइनस जेड डी, सॉरी इट इज j एंड इट इज k। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम f डॉट डी आर कर्ल ऑफ f डॉट एंड ds। हमें इसको इवेल्युएट करना है, ये क्या है, ये आपको दिया हुआ है, ये इसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम। बजाय इसके हम इसको इवेल्युएट कर देंगे स्टोक्स थ्योरम यूज करके, तभी तो ये दोनों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो मैंने कर्ल f निकाल लिया। कर्ल f कितना आ गया 2i प्लस के। अब ध्यान से देखो, मेरे पास ये सरफेस जो दे रखा है ये बनेगा क्या, क्या बनेगा, ये एक ट्राइंगल विद वर्टिसेस 2 0 0 0 3 0 0 0 6, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक तरह से ये टेट्राहेड्रन बन गई। और कोई भी एक प्लेन की इक्वेशन विच पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स वी कैन राइट x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। 3x प्लस 2y, यानी कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस की इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 6। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां मैंने कर्ल f की वैल्यू रखी। नाउ व्हाट इज दिस एन कैप। अब ये कोई एक, ये ऐसा सरफेस तो है नहीं कि मैं बोलूं कि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है या वाई जेड में, ये तो एक टिल्टेड सरफेस है, पूरा का पूरा सरफेस है टेट्राहेड्रन, तीनों उसमें लाई कर रहा है कुछ कुछ पोर्शन इसका। तो ऐसे केसेस में हम नॉर्मल कैसे निकालते हैं, ऐसे केसेस में हम जो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ग्रेडियंट, डेल फाई किया था ना, डेल फाई इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। तो मैंने क्या किया, इस सरफेस का डेल निकाल लिया, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। क्योंकि हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेते हैं तो मुझे इसको इसकी लेंथ से डिवाइड भी करना पड़ गया। तो ये एन कैप लेके चलना है हमने यहां पर क्या लेके चलेंगे, ये वाला एन कैप। जब इसको एन कैप को लेकर चलेंगे तो देखो हमारे पास क्या बनता है, अब ये तो कांस्टेंट है, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन हो गया, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स 2 0 0 0 3 0 0 0 6। या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के 3√14 कर दो, अदरवाइज अगर ये नहीं हो रहा है आपसे, छोड़ दो, हम वैसे भी कर सकते हैं। हमारे पास ये बन गया था ना, ds है ना, व्हाट इज ds, इसके लिए आपको प्रोजेक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी तीनों में से किसी भी प्लेन पे, आइदर ऑन एक्स वाई और ऑन वाई जेड और ऑन जेड एक्स। मैंने क्या किया, मैंने प्रोजेक्शन कंसिडर की किस पे, एक्स वाई प्लेन पे। टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, तो ds क्या हो जाएगा, dx dy अपॉन एन डॉट के का मॉड। अगर यही प्रोजेक्शन मैंने वाई जेड प्लेन पे ली होती तो ds हो जाता dy dz अपॉन एन डॉट आई, dx dz अपॉन एन डॉट, वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी उस पे सरफेस पे प्रोजेक्शन ले लो, किसी भी प्लेन में प्रोजेक्शन ले लो, आपको अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जो इजी लगता है। मैंने एक्स वाई प्लेन में ले ली। अब एक्स वाई प्लेन में z क्या होता है, 0 होता है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, सरफेस की इक्वेशन क्या थी, z 0 हो गया तो इक्वेशन बच गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब जब मेरे पास इक्वेशन बच गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो y कहां से कहां वेरी कर गया, 0 से लेके 6 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2, और x कहां से कहां वेरी कर जाएगा, फिर उस केस में y को 0 पुट कर देंगे, 0 से 2। देखो
एन डॉट के निकालूंगी, के डॉट के 1 और 1/√14 आगे था ही, ये कट जाएगा, ये बच गया। ये सिंपल डबल इंटीग्रल हो गया, सॉल्व करके वही आ रहा है, देखो यहाँ भी 21 और यहाँ भी 20। ये प्रोजेक्शन आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कंसीडर करो, आइदर इन XY प्लेन और इन YZ प्लेन और इन ZX प्लेन। ठीक है।